इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पिछले दिनों होने वाली कशीदगी, हमले और जंग की सी सूरत हाल। जंग की सी ये सूरत हाल सिर्फ दोनों मुल्कों की अफवाज तक ही महदूद नहीं रही। ये कशीदगी दोनों मुल्कों की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज तक भी पहुंच गई। कई एक्टर्स, गुलकारों और दीगर आर्टिस्ट्स ने अपने अपने मुल्कों और फौजी कार्रवाइयों की खुलकर हिमायत की और कुछ ने सामने वालों के खिलाफ तल्ख और नफरत आमेज जबान का इस्तेमाल भी किया। उनके बच्चे भी पैदा वही हो रहे टेररिस्ट, तो मैं क्या करूं? उनको क्या नाम दे? टेररिस्ट मुल्क बोले? इतना डरपोक लोग हैं आप लोग, ये हिंदुस्तानी जो हैं, कि उन्होंने हमारे ड्रामे यूट्यूब पे बंद कर दिए, उन्होंने पाकिस्तानी इंस्टाग्राम्स बंद कर दिए एक्टर्स के। जो इस सोशल मीडिया डिस्प्ले का हिस्सा नहीं बने, उन्हें बेदर्दी से ट्रोल भी किया गया। दूसरी तरफ बज़ाहिर कई एक्टर्स को प्रोजेक्ट से ड्रॉप किया गया, सोशल मीडिया अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट किए गए और स्पॉटिफाई और टी सीरीज जैसे प्लेटफॉर्म से मखसूस आर्टिस्ट्स को हटाने के दावे किए गए। आज सरबीन में ये देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी का कल्चरल टोल क्या है और इसी बारे में कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जंग की सूरत हाल में अदाकारों और आर्टिस्ट के सोशल मीडिया पर बयानात का मकसद क्या होता है और क्या फन को उसके इर्द गिर्द होने वाली डेवलपमेंट, सियासत और जंग से अलग किया भी जा सकता है? वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात खराब होते ही जंगी नगमे, एक दूसरे के आर्टिस्ट पर बैन, कल्चरल एक्सचेंजेस बंद कर देना, ये सब कोई नई बात नहीं। और ये बात भी सच है कि दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान हालात उतार चढ़ाव का शिकार ही रहते हैं। कभी अमन की आशा तो कभी बातचीत बिल्कुल बंद। जंगें हुई, सिफारती ताल्लुकात बिगड़े, दहशतगर्द हमले हुए, लेकिन इस सब के दरमियान किसी न किसी तरह फनकारों और अमन के हामियों ने हमेशा ताल्लुकात को जोड़े रखने की कोशिश की। यहाँ तक कि कारगिल जंग के फौरन बाद भी इंडियन स्टूडेंट्स का एक अमन डेलीगेशन पाकिस्तान आया और कुछ अरसे बाद कल्चरल एक्सचेंजेस दोबारा शुरू हो गए। 2016 में इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में उड़ी के मकाम पर एक आर्मी कैंप पर होने वाले शिद्दत पसंद हमले के बाद भी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात काफी खराब हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया पिछले कुछ अरसे में पहली मर्तबा हालत जंग में फरवरी 2019 में होने वाले पुलवामा शिद्दत पसंद हमले के बाद आए। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने इंडियन तैयारा गिराया और उनका पायलट पकड़ लिया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इंतहाई तल्ख हुए और हर तरह के एक्सचेंजेस दोबारा बंद कर दिए गए। लेकिन इस सब के बावजूद अगर सरहद की एक तरफ फौजी चौकी से सिद्धू मूसेवाला का गाना चलता तो डांस दोनों तरफ होता। पहलगाम में होने वाले शिद्दत पसंद हमले ने बहुत कुछ बदल दिया। इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, उसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी समेत अहम मुआहिदों की मुअत्तली, वीज़ों की मनसूखी और सरहदों की बंदिश। इसके अलावा इंडिया में पाकिस्तानी आर्ट और तफरीह की दस्तयाबी और रसाई को भी रोक दिया गया। फौज के अलावा इसने दोनों ममालिक की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को भी एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। जिस मुल्क ने हमें नाम दिया है, इज्जत दी है, पैसा दिया है, लोगों की मोहब्बत दी है, तो उनके लिए बात करना हमारे फराइज में शामिल है। जो ऑपरेशन सिंदूर कल रात हमने देखा, भारत सरकार ने जो और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो एक अटैक किया है टेररिस्ट कैंप्स पर, मैं पूरी तरह उस एक्शन को सपोर्ट करती हूँ और मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ। जब पहलगाम पे अटैक हुआ था, पाकिस्तान में हर बंदे ने कंडेम किया था, हर बंदे ने बोला था कि टेररिस्ट अटैक है, और ये भी बोला था हम लोग इसके पीछे नहीं है। हम लोग कर ही नहीं सकते। हम लोगों ने कम एट्रोसिटीज देखी हैं पिछले 10-15 सालों में अपने मुल्क में। चेतावनी ये है कि ऐसा मत करना। अब की बार 140 करोड़ लोग आपको देश से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। इंडियन एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट रोहित खिलनानी काफी अरसे से बॉलीवुड को कवर कर रहे हैं। हमने उनसे बात की और पूछा कि बॉलीवुड में इसे कैसे देखा जा रहा है, क्या जज्बात हैं, इस बार क्या मुख्तलिफ है। ये फिल्म इंडस्ट्री एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। जो सोसाइटी में मूड होता है वही आपको फिल्म इंडस्ट्री में दिखता है, और वही कई बार आपको फिल्मों में दिखता है, वही कई बार आपको एक्टर्स के इंटरव्यू में भी नज़र आता है। जज्बात बहुत ही इमोशनल है। इस बार लोगों में बहुत गुस्सा है। फिल्म इंडस्ट्री कोई अलग नहीं है। आप आम आदमी से भी बात कर लीजिए, बहुत गुस्सा है।
ये विजुअल्स कभी कभी इतने स्ट्रांग होते हैं दैट दे स्टे विथ यू. मैंने इस वक्त, अगर आप पूछे, कोई डायरेक्टर का ऐसे स्टेटमेंट तो नहीं सुना है जो इमीडिएटली अभी बात करेगा अमन शांति की, क्योंकि सब गवर्नमेंट को ट्रस्ट कर रहे हैं. गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है, पीपल आर स्टैंडिंग बाय द गवर्नमेंट. बट जस्ट बिकॉज अगर वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, वी कांट अज्यूम कि उनका स्टेटमेंट एक ही तरीके का है कि वो जंग चाहते हैं. ये बिल्कुल गलत है. जिस तरह इंडियन फनकारों ने पहलगाम हमले पर गम और गुस्से का इजहार किया, कुछ इसी तरह पाकिस्तानी फनकारों ने भी रिएक्ट किया और सोशल मीडिया के जरिए एक डिजिटल जंग शुरू हो गई. आमना हैदर ईसानी एक पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं. मैंने उनसे बात की और पूछा कि क्या हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तानी फनकारों का रद्द-ए-अमल कोई नई डेवलपमेंट है? क्या किसी दबाव ने कुछ लोगों को अवामी मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर किया? बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जनरली हमारा आर्टिस्ट जो है वो न्यूट्रल ही रहता है, एंड आई थिंक वो बहुत अपने आप को कंट्रोल करता है फ्रॉम मेकिंग एनी स्टेटमेंट, स्पेशली इफ इट्स पॉलिटिकल. यहाँ पे जो हुआ बड़ा एक स्नोबॉल इफेक्ट हमने देखा कि जब द कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट तो एक दो आर्टिस्ट ने बड़े जेन्युइन किस्म की कमेंट्स डाले और उसके बाद हमने देखा देयर वाज एन आउटपोरिंग. आर्टिस्ट को फैंस से और उनकी जो एक सोशल मीडिया पे जो एक फॉलोइंग है वहाँ से बहुत प्रेशर था कि वी वांट टू हियर आवर फेवरेट आर्टिस्ट से समथिंग. And then that build-up was what you saw on social media, essentially. Of course, there were some genuine voices that you immediately heard, like Amayra Khan or Zahid Ahmed, जिन लोगों ने फौरन, और फरहान सईद. लेकिन जो 2-3 दिन तक जो आवाज़ें ऊंची होनी शुरू हो गई, वो तो प्रेशर था, बिल्कुल सब पे प्रेशर था. अच्छा, आपको क्या लगता है कि फनकारों के जो सियासी बयानात होते हैं या इस तरह की सिचुएशन में जिस तरह का वो मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्या उसका उनके करियर पर एक्चुअली असर पड़ता है? आई थिंक पड़ता है. ज़्यादा शायद पाकिस्तान में इतना अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो वो आर्टिस्ट या वो एक्टर्स जिन्होंने एंटी पाकिस्तान फिल्म्स में फॉर एग्जांपल काम किया हो, उनको फिर यू डोंट रियली सी देम इन द रोल ऑफ अ पीसनिक. ऐसी फिल्में उनको नहीं मिलेंगी, तो शायद उन पे फ़र्क पड़ता हो, लेकिन पाकिस्तान में इतना असर नहीं होता. खैर, हालात हमेशा ऐसे भी नहीं थे. इंडियन नेवी के 13वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल एल रामदास 1971 की जंग में इंडियन नेवी के कमांडर थे, जिनको उनकी खिदमात की वजह से इंडियन हुकूमत का आला एजाज वीर चक्र भी दिया गया. जब उनकी बेटी कविता ने उन्हें बताया कि वो एक पाकिस्तानी लड़के जुल्फिकार से शादी कर रही हैं, तो उन्होंने वजीर आजम और वजीर दिफा को बताया और दोनों ने कोई एतराज नहीं किया. 1990 में ही शादी हुई और 1990 में ही रामदास चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने. एडमिरल रामदास 2024 में 90 साल की उम्र में तबई मौत मरे. कविता और जुल्फिकार हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान अमन के बड़े हामी हैं. बीना सरवर एक जर्नलिस्ट और पीस एक्टिविस्ट हैं जो आजकल साउथ एशिया पीस एक्टिविस्ट नेटवर्क सपन चला रही हैं. लेट एडमिरल रामदास और उनकी पूरी फैमिली सपन की मेंबर हैं. इसी तनाजुर में मैंने उनसे पूछा कि सपन पाकिस्तान, इंडिया और जनूबी एशिया के दूसरे ममालिक को आपस में मिलाता है. खित्ते में अमन के लिए एक दूसरे से मिलना, कल्चरल एक्सचेंजेस कितने ज़रूरी है? हमारे जो खित्ते में है, लोगों को मिलने की इतनी शिद्दत से लोग चाहते हैं एक दूसरे से मिलना, लेकिन मिलने दिया नहीं जाता है. और ज़्यादातर इसमें जो कसूरवार सबसे बड़े हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है इस पूरे खित्ते में जो है. लेकिन हमारी इतनी पुरानी जदीद हमारी हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, कल्चरल टाइज़ हैं, मतलब कि सदियां हैं हम लोगों के आपस में मिलने जुलने की. अगर आप किसी का भी DNA टेस्ट करते हैं, चाहे वो एक्सट्रीम ईस्ट में हो या साउथ में या नॉर्थ में, या कोई ना कोई आपको उसमें से उनकी वो मिलेगी. तो उसको आप इतनी जल्दी ये आर्टिफिशियल बाउंड्रीज जो हैं जो बनाई गई हैं, अब ठीक है नेशन स्टेट्स हैं, हम ये नहीं कहते कि आप नेशन स्टेट्स को ख़त्म कर दें, लेकिन आप क्यों इन सदियों के राब्तों को तोड़ना चाह रहे हैं? बिल्कुल. और इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, पिछले महीने जो हुआ उसके बाद, उसमें अगर देखा जाए तो जो आर्टिस्ट्स हैं इस वक्त, जो फनकार हैं, जो ज़्यादातर इस कल्चरल एक्सचेंज के फ्रंट लाइन्स पर होते हैं या फोर फ्रंट पे होते हैं, उनको इस तरह के मुश्किल हालात में क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि उनको कुछ नहीं करना चाहिए. आपको ज़रूरी नहीं कि आप उछल जाएं हर चीज़ में और हर चीज़ में आप अपनी राय दें. अब सोशल मीडिया की वजह से हर एक समझता है और हर एक चाहता है कि जो उनके दिमाग में हो, जो दिल में हो, वो आप उधर ही उस वक्त उगल दें. मीडिया और सोशल मीडिया किस तरह चीज़ों को उछालते हैं, क्या असलियत है और क्या मीडिया में दिखाई देता है. इसको मारिया रेसा जो नोबेल लॉरिएट हैं, शी कॉल सोशल मीडिया एस्ट्रोटर्फ, फेक ग्रास, कि ये असलियत की अक्कासी नहीं करता है. सही है ना? जो आप मीडिया और सोशल मीडिया में सुन रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही है जो कि असलियत है ऑन द ग्राउंड.
ऑन द ग्राउंड आप किसी के पास भी जाएं, किसी से भी मिलें, तो कोई इंसान नहीं चाहता कि अमन ना हो. तो इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान जिस तरह का माहौल है, क्या ऐसे में फ़न और फ़नकारों के पास खामोश रहने, न्यूट्रल रहने, अपने ख्यालात प्राइवेट रखने की लग्जरी है? एक ऐसे माहौल में जहां आपकी खामोशी ही आपको बुरी तरह ट्रोल करने की वजह बन जाए, आपकी हुब्बुल वतनी, वफादारी पर सवाल उठाए जाएं, ऐसा लगता है कि फ़नकारों के पास खामोश रहने का ऑप्शन ही नहीं बचा. और नुकसान सिर्फ ट्रोलिंग, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और ऑनलाइन हैरेसमेंट तक ही महदूद नहीं रहा. कई आर्टिस्ट को इस कशीदगी का रियल टर्म्स में भी नुकसान उठाना पड़ा है. सबसे पहले तो मैं आपको ये साफ साफ कहूँगा कि एक्टर्स, सेलिब्रिटीज ये सब खुल के सोशल मीडिया पे बात नहीं करते हैं. बहुत बैकलैश होता है, कुछ कह दें, किसी को पसंद नहीं आए, किसी को ठेस पहुँचे, किसी को दुख होए, सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए. ये सब हम सबको पता है इनकी कितनी ट्रोलिंग होती है, उनकी फिल्में बैन होती है. एक क्या है एक एक्टर जिसकी फिल्म ना रिलीज़ हो? क्या है एक प्रोड्यूसर जिसने इतना पैसा लगाया, सब लगाया, 1 साल फिल्म बनाई और वो फिल्म बैन हो जाए? तो वो डरते हैं इस बात से डेफिनेटली कि किसी को नहीं चाहिए उनका काम अफेक्ट हो, उनकी फिल्म बैन हो. दोनों तरफ से फनकार, खास तौर पर वो जो शायद अमन और बर्दाश्त की बातें करने वाले फनकार हैं, वो किस कदर प्रेशर में हैं, इसका अंदाजा इस बात से हो जाता है कि इस प्रोग्राम के सिलसिले में हमने इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक में जिन मुताद्दिद अदाकारों और फनकारों से राब्ता किया, उन सब ने माहौल के हसास होने का हवाला देते हुए प्रोग्राम में शिरकत से इनकार कर दिया. पहलगाम के बाद इंडियन हुकूमत ने माजी में लगाई जाने वाली पाबंदियों को मजीद बढ़ा दिया और एक तरह की डिजिटल सरहद भी बना दी. स्पॉटिफाई समेत ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को कहा गया कि वो पाकिस्तान में बनने वाले तमाम मवाद को जो इंडिया में स्ट्रीम किया जाता है हटा दें. इनमें वेब सीरीज, फिल्में, गाने और पॉडकास्ट शामिल थी. यानी सरहद पार से आने वाले आर्ट और कल्चर के मवाद पर भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल लगा दी गई. तो इस सब से फायदा किसका हुआ? फिल्म इंडस्ट्री में जिनकी फिल्में आने वाली थी उनका तो बिल्कुल नहीं. हाँ, जो आगे चलकर इस कशीदगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं शायद उनका हो. आफ्टर ऑल इंडिया में जंगों पर बहुत कामयाब फिल्में बनती हैं. कारगिल, उड़ी, पुलवामा, इन तमाम वाकयात पर फिल्में बन चुकी हैं. सुनने में तो ये भी आ रहा है कि किसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने के लिए भी इजाजत तलब कर ली है. खैर, पहले की तरह इस बार भी बज़ाहिर फवाद खान कशीदगी की भेंट चढ़े. पहले ए दिल है मुश्किल में आई थी, इस मरतबा लाल कबीर. दूसरी तरफ हानिया आमिर के मुतल्लिक भी कहा जा रहा था कि वो इंडियन पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ एक फिल्म में आ रही हैं, जो कि अब पता नहीं कब बनेगी, कब रिलीज होगी. हालात को देखते हुए लगता है कि शायद इसमें अभी बहुत वक्त है. वैसे जब हम इंडियन फिल्मों में पाकिस्तानी आर्टिस्ट की बात करते हैं तो शायद पंजाबी फिल्मों पर उतनी बात नहीं की जाती जितनी की जानी चाहिए. इंडिया की पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में माजी की पाबंदियों के बावजूद बहुत से पाकिस्तानी अदाकारों को अदाकारी के जौहर दिखाने का मौका मिला. शायद इसकी एक वजह यह भी है कि इन फिल्मों की एक बड़ी मार्केट दरअसल कनाडा है. खैर, ये बात तो है कि इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामों को बड़े शौक से देखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों को पसंद किया जाता है. जावेद शेख, फवाद खान, माहिरा खान, सबा कमर, सज्जल अली, हानिया आमिर, कई पाकिस्तानी एक्टर्स ने पाकिस्तानी ड्रामों के जरिए इंडियन फिल्मों में अपनी जगह बनाई. यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि बॉलीवुड ने कई दहाइयों की सियासी कशीदगी के बावजूद पाकिस्तानियों में अपनी मकबूलियत को बरकरार रखा. इसकी बड़ी वजह लिसानी और सकाफती मुमासलत है. पाबंदियों के बावजूद लोग बॉलीवुड म्यूजिक सुनते रहे और शायद ही कोई शादी ऐसी हो जिसमें इंडियन म्यूजिक पर डांस न होता हो. इंडियन सिंगर अरिजीत सिंह पाकिस्तान में स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए जाने वाले फनकारों में शामिल हैं और इसी तरह पाकिस्तान के सिंगर आतिफ असलम और तलहा अंजुम इंडिया में सबसे ज्यादा सुने जाते हैं. ये अलग बात है कि इंडियन हुकूमत के हुक्म के मुताबिक अब इंडिया में पाकिस्तानी फनकारों को स्पॉटिफाई जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम नहीं किया जा रहा. तो क्या तनाज़ात के दौरान प्लेटफॉर्म्स और हुकूमतों की तरफ से आयद करदा सेंसरशिप जरूरत से ज्यादा है या जंग के वक्त में ऐसा होना अनअवॉइडेबल है? नहीं, आई थिंक बहुत ओवरकिल हो गया. लेकिन अगेन आयरॉनिकली हम पे तो वैसे भी ही एम्बार्गो था विद इन पाकिस्तान. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या एक्स फॉर एग्जांपल हमें एक्सेस नहीं था विदाउट अ वीपीएन. इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमारा तो एक्सेस खुल गया. तो बहुत उलट हुआ यहाँ पाकिस्तान में. वी सॉ के एक्सेस खुल गया, साइट्स को हम एक्सेस कर पाते, ट्विटर को कर सकते. यहाँ पे कोई सेंसरशिप, कोई बैन नहीं हुआ पाकिस्तान में. जितना भी हमने देखा, कितने साइट्स, यूट्यूब की साइट्स बैन हुई इंडिया में, इंस्टाग्राम अकाउंट्स ब्लॉक हो गए इंडिया में, वो उस तरफ हमने देखा बहुत सारा सेंसरशिप होते हुए. पाकिस्तान में एक्चुअली एंड आयरॉनिकली पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बैन्स हट गए जो वैसे हम एक स्टेट ऑफ बैन में रहते हैं और सेंसरशिप में वो हट गए क्योंकि कोई बैन नहीं था यहाँ पे. इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली.
اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں جنگ کے خدشات اور کشیدگی کے دوران اور اس سب کے باوجود ان دونوں ممالک کے درمیان کلچرل ایکسچینج اور رابطے کتنے اہم ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے اگر پاکستانی عوام کو انڈین آرٹسٹ کے کام تک رسائی حاصل نہ ہو، یا اگر پاکستانی ایکٹرز کو انڈین پروجیکٹ سے ڈراپ کر دیا جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ان دا لارجر اسکیم آف تھنگز آئی تھنک یہ پاکستان کے لیے اچھا ہی ہے، بیکاز اٹس ٹائم کہ ہم انورڈ دیکھیں، ہمارے آرٹسٹ انڈیا کو ایز این آپشن نہ دیکھیں، کہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں کہ وہاں پہ کام کریں گے، وہاں پہ گانے گائیں گے، وہاں کی فلموں میں کام کریں گے۔ آپ اپنے ملک میں رہیں، اپنے ڈرامے اسٹرانگر کریں، اپنی فلمز کو اسٹرانگر کریں۔ جب کلچرل امبارگو اٹھے آپ ضرور کریں، میرے خیال ہے بینس لگنے نہیں چاہیے بالکل بھی، اور یہ بہت ایک چائلڈش وہ تھا اسٹیپ۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امن ہو، پوری طرح سے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد فن اور فنکاروں کی بات ہو۔ کیا یہ سمے کے ساتھ ٹھیک ہوگا؟ یہ کہنا یہ آج کی ڈیٹ میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے۔ آپ کرکٹ کو لے لیجئے، جب بھی بال ٹھاکرے یہاں کے ممبئی کے مہاراشٹر کے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے کرکٹ پچ کھود دی تھی یہ سمجھانے کے لیے کہ میں پاکستانی کرکٹرز کو یہاں لینڈ ہو کے کھیلنے نہیں دوں گا۔ تو یہ ایک میسیجنگ ہے جو کرکٹ کے تھرو، فلمز کے تھرو جاتی ہے، تاکہ لیڈرز تک یہ میسیجنگ پہنچے دیٹ کہیں نہ کہیں ایک دیش آپ سے کہہ رہا ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو اس خطے میں دونوں ملکوں کے درمیان کلچرل دوریوں سے کیا اور کس طرح کا مزید نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ چاہے انڈیا میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، تو جن کو شوق ہے جس گانے کا، جس فلم کا، جس ٹی وی سیریز کا، وہ کسی نہ کسی طرح اس کو وہ دیکھیں گے۔ تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہ کام کرنے دیں، آپ اپنا چھوٹا پن دکھاتے چلے جائیں۔ یہ چھوٹا پن ہے نا، تھوڑا سا ایک ہونا چاہیے کہ آپ دل میں آپ اب بڑا دل رکھیں، آپ کہیں آؤ ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا تمہارے آرٹسٹ کے یہاں آنے سے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ، انہوں نے منع کیا تو ہم نے کہا ہم بھی منع کر دیں گے۔ بچکانا بات ہے یہ، آنیسٹلی۔ دیکھیں، پاکستانی کوک اسٹوڈیو کی انڈینز میں دھوم ہے تو انڈین فلمیں پاکستانیوں میں ہٹ۔ ایک مشترکہ ثقافت اور تاریخ تک رسائی میں خلل ڈالا جائے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ انڈیا اور پاکستان، جن کے عوام کے وسیع حصوں کی زبان ملتی جلتی ہے، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا ایک سا ہے، ان دونوں ملکوں کے درمیان کلچرل روابط کو ختم کر دینا، اس سے حالات بہتر ہوں گے یا مزید بگڑیں گے؟ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا ان دونوں ملکوں کے عوام سے شاید کوئی تعلق نہیں، لیکن دونوں کے درمیان دوریوں اور تلخیوں کی سب سے بڑی قیمت یہی عوام چکاتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو سوال پوچھا تھا کہ کیا فن کو اس کے ارد گرد ہونے والی ڈیولپمنٹس، سیاست اور جنگ سے الگ کیا بھی جا سکتا ہے؟ شاید نہیں، لیکن فن سیاست، جنگ اور کشیدگی کے ماحول میں بھی ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے، دونوں طرف کے عوام کے بیچ ایک پل بن سکتا ہے اور لانگ ٹرم میں حالات کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ لیکن انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔